2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस दुविधा में दिखाई दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की चुनावी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन बढ़ गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। कई नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले का विरोध भी किया है। उत्तर प्रदेश के कई कांग्रेसी नेताओं ने अयोध्या जाकर सरयू में डुबकी भी लगाई और रामलला के दर्शन भी कर लिए। आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, एक उनके आशीर्वाद से एक ऊर्जा की अनुभूति हो। आज उस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। भगवान राम सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के भगवान राम हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन गठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत का दौर अभी जारी है, लेकिन सहयोगी दल कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। विपक्षी गठबंधन के संयोजक का नाम भी तय नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर विपक्षी दल एक हो जाएं, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। I am sure we will do very much better than 2019 in a number of states. So if you put all that together, and then you have in those states where the opposition vote was divided, if the opposition comes together, Maharashtra is a very good place, Bihar also, we may well find that we can bring the BJP to a level where their continuation in government is not possible. सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत से कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। मुंबई में कांग्रेस के वफादार नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव की सेना मुंबई दक्षिण सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए देवड़ा ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। देवड़ा का कहना है कि कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही। I had hopes that Congress would change. Unfortunately, it has a different view, it has a different approach, it has a different style of politics. It's very different from when I joined it in 2004, and I wish them the best. मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस खास चिंतित दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस में लोग जो शामिल हो रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन में जो शामिल है वो नहीं दिख। एक आदमी जो लगातार चुनाव हार रहा था, जो सिर्फ इसलिए सत्ता में बना रहा, जितना कुछ चाहता तो कांग्रेस नहीं दे सकती थी। पिछले बार के चुनाव में भी वो यही प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने चुना उनको कि यात्रा के दिन करो, एक छोटा सा फुस होकर रह गया। इधर राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये यात्रा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे बड़े राज्यों से निकलेगी। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस के पक्ष में वोटरों को एकजुट कर पाएगी और क्या इसका फायदा इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा? यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां कांग्रेस का ज्यादा सीटों की मांग करना कितना जायज है? और क्या बीजेपी से सीधी टक्कर वाले राज्यों में कांग्रेस दूसरे दलों के लिए जगह छोड़ेगी? राम मंदिर जैसे धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे पर कांग्रेस के फैसले से पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? और ऐसे में चुनाव के नजदीक जाकर विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग हो भी गई तो क्या चुनाव में नतीजा पलटने की कोई उम्मीद रखनी चाहिए? तो ये ढेर सारे सवाल हैं जो कांग्रेस के अंदर भी चल रहे होंगे और कांग्रेस के बाहर भी। तो आज इन्हीं सवालों पर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा मंथन करेंगे, जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत हम महिमा जी आप ही से करेंगे। अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर आज बात हो रही है, लेकिन एक मुद्दा जो सबसे ऊपर कहा जा सकता है या एक टॉपिक जो सबसे ऊपर कहा जा सकता है वो है राम मंदिर का, क्योंकि इस वक्त देश में उसी की चर्चा है और ये भी स्वाभाविक है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें इसका एक अहम रोल होने वाला है। तो आपकी पार्टी ने तय किया है कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो इनॉग्रेशन में या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा।
और इसके चलते बाकी तो जो इसके रिजल्टेंट होंगे, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर ही दो फाड़ दिख रही है। उत्तर प्रदेश के तो आज ही कई नेता गए, सरयू में स्नान किया, रामलीला विराजमान के दर्शन किए, तो क्या ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा संकेत है? जय हिंद विपिन जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक मशहूर कविता है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, और उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में पूछ सकते हो? तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। शंकराचार्यों ने बार बार अपने बयान में ये बता दिया कि किस प्रकार से अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 15 जनवरी को कांग्रेस की एक डेलीगेशन अयोध्या जाएगी, इसकी घोषणा तो जो है सुप्रिया श्रीनेत जी ने और पवन खेड़ा जी ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से 3 दिन पहले ही कर दी थी। तो यदि उसकी सूचना आप तक नहीं है तो वो तब हुआ मैम जब काफी सारे जो गुस्सा है वो निकलकर सामने आया, चाहे आपके मंत्री हों हिमाचल के फिर या फिर और आपके दूसरे नेता हों, उन्होंने खुलेआम नाराजगी जाहिर की। देखिए, हिंदू धर्म में शंकराचार्यों से ऊपर तो कोई है नहीं। जब वो ये बता रहे हैं कि मंदिर शरीर है और मूर्ति उसमें प्राण जो फूंकती है उसकी आत्मा है, और इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। वो वीडियो सब जगह है, मैं उस पर जाकर के वक्त जाया नहीं करूंगी। लेकिन मणिपुर से हमने यात्रा की शुरुआत की, और मणिपुर के जो इश्यूज हैं, मैंने जो अभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता के माध्यम से बात उठाई कि हमारे देश के एक कोने में लाशें सड़ रही हैं, 200 से ज्यादा लोग मर चुके, 60,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित होने पर विवश होना पड़ा, हजारों हथियार चुराए गए और गायब हैं आर्मी के। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जाने का वक्त है, ना उनके पास वहां के विधायकों से मिलने का वक्त है, ना उनके पास वहां के मंत्रियों से मिलने का वक्त है, और सांसद को वो संसद में बोलने से मना कर देते हैं, मणिपुर के सांसद को। तो इसलिए ये जो सारे सवाल हैं, मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक देश में जहां शंकराचार्य धर्म की बात बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, राजनीतिक नेताओं को जिन बातों को जो है रेखांकित आज करना चाहिए विपिन जी, वो ये मुद्दे हैं, वो ये जनता के मुद्दे हैं। ये जो सैकड़ों लोग मणिपुर में मर रहे हैं, आज सोचना ये होगा ये कौन लोग हैं? क्या ये आपके और मेरे जैसे भारतीय नागरिक नहीं है? क्या हम अनेकता में एकता पर विश्वास नहीं करते? क्या हम नहीं मानते कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके साथ पिछले 10 वर्ष में बहुत ही सौतेला व्यवहार किया गया? न तो सिर्फ मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आकर के कोई बात की, लेकिन जो खबरें वहां से सामने आई, एक एक खबर चौंकाने वाली है। और मणिपुर से शुरू करते हुए जब मुंबई तक जन की बात होगी, जब जनता के मुद्दों को सामने लाया जाएगा और सरफेस पर लाया जाएगा, तो मैं समझती हूँ तब इस देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कमरों में क्या क्या चल रहा है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि वो मन की बात नहीं होगी, क्योंकि वो अपने फोटो ऑप्स की बात नहीं होगी, वो लोगों के इश्यूज की बात होगी, मुद्दों की बात होगी। नहीं, ठीक है। देखिए, राम मंदिर यात्रा जिसका आपने जिक्र किया, मुद्दे जो कि हैं काफ़ी सारे हैं, और एक सीट शेयरिंग, ये 3-4 विषय रहेंगे जिस पर आज ये पूरी बातचीत करनी है। तो मैंने शुरुआत ज़रूर राम मंदिर से की, मैं चाह रहा था एक एक करके हम विषय पर जाएं, आपने सभी का समावेश करके अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं अपने मेहमानों के साथ, जहां मैं एक एक मुद्दे पर बात करता हूं। तो रामकृपाल जी, यहाँ कांग्रेस का कहना है या महिमा जी का कहना है कि ठीक है, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है जिसमें कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी घोषणा की नहीं की। यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस एक तरफ जो सोच रही है वो ठीक है, वो पार्टी में ही 2 अलग अलग धड़े बन गए राम मंदिर को लेकर, लेकिन चूंकि ये धार्मिक मुद्दा भी है और डेफिनेटली अब एक राजनीतिक मुद्दा भी है, हमेशा से भी रहा और इस चुनाव में भी अपना रोल प्ले करेगा, तो अपने इस फैसले का कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, या उन्होंने भी ये फैसला सोच समझ कर लिया ही होगा? क्या उन्होंने तोला होगा इसके पीछे कि उनके शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और बाकी फिर या तो पहले से ही बात हो गई है कि भाई बाकी लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या फिर वो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के सामने आया, अब ये सच तो यही जाने, लेकिन इसका क्या नफा नुकसान कांग्रेस को होगा? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, जितनी पार्टियां हैं उसमें सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है। ह्यूम ने इसकी बनाई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबी यात्रा की है। वो जो भी कर रहे होंगे सोच समझ के कर रहे होंगे। आदमी दुविधा में भी जाता है तो सोच समझ के ही जाता है, बिना सोचे नहीं जाता।
क्योंकि उसको लगता है कि शायद इधर भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए। तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो कांग्रेस, देखिए, मैं जो भी मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है, अपनी उसकी नीतियां हैं, उसे क्या है। मैंने एक बार दिग्विजय सिंह से एक सवाल किया था कि ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, जैसे इंदिरा गांधी थी, आपका पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है, उद्देश्य क्या है कांग्रेस का। जैसे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इंदिरा गांधी कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी उसके लिए करना पड़े हम करेंगे। तो मैंने कहा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, केंद्र में सत्ता में आना या बीजेपी को हराना। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना। तो मैंने कहा यह काम तो सीपीएम इतने सालों से कर रही है, और इसीलिए चूंकि सीपीएम ने कभी जनता को यह नहीं बताया कि वो एक विकल्प है इस देश में, क्योंकि विकल्प होने के लिए आपको कम से कम 550 सीटों में आपको वो 300-400 सीटों पर लड़ना होगा। आप हारे या जीते वो अलग की बात है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सन 86 से जब से राजीव गांधी आए, वो बेचारे बहुत ही सीधे सरल थे, उनको राजनीति का ज्यादा दांव पेच नहीं मालूम था। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कांग्रेस में राइट और लेफ्ट दोनों होते थे। मोहन धारिया, याद कीजिए, चंजीत यादव, ये लोग एक लेफ्ट लॉबी हुआ करती थी, समर्थक, एक राइट होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी करती वही थी, दोनों को रखती थी, जो उनको कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ठीक लगता था वही करती थी। नतीजा क्या हुआ, 86 में राजीव गांधी ने दो नावों पे पैर रखा। साहबानो केस को पलट करके उन्होंने माइनॉरिटीज के अपीजमेंट की कोशिश की लोगों ने बता दिया कि भैया ये वोट बैंक आपसे नाराज हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, वो कर लिया। दूसरी लॉबी पहुंची, उसने कहा कि आपने हिंदुओं को नाराज कर दिया, ये तो बड़ा गजब हो गया, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया। तब से लेकर के 86 से कांग्रेस आज तक ये तय नहीं कर पा रही है। अब तो जब वो 52 पर आ गई, लोग कहते हैं कि बीजेपी 2 सीट थी, लेकिन बीजेपी 2 सीट के बावजूद कभी क्षेत्रीय दल की बैसाखी नहीं बनी। वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में संघर्ष करती रही। और आप 52 सीट 50 सीट लेकर के पिछले 10 साल से आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए आप दावेदार हैं सत्ता में जाने के लिए, या आप क्षेत्रीय दलों के लिए उर्वरक का काम करेंगे, चाहे खुद मिट जाए, लेकिन बीजेपी को हटाना है। तो ये कांग्रेस की दुविधा है कि आप क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर के ताकतवर बनना चाहते हैं, या आप क्षेत्रीय दलों को अपना वोट ट्रांसफर करके उनकी ताकत बढ़ा करके आप इस बात से खुश होना चाहते हैं कि अब बीजेपी को हटा दें। ठीक, ये दोनों में से कांग्रेस को एक तय करना पड़ेगा, वो चाहती क्या है। ठीक है। महिमा जी कुछ बोलना चाह रही, लेकिन मैं आता हूं महिमा जी आपके पास। मैं राजेश बादल साहब के पास जा रहा हूं फिलहाल के लिए, जो इस राजनीति के सफर को बहुत करीब से देख रहे हैं पिछले कई दशकों से। राजेश बादल साहब, देखिए, बाकी सारी बातें तो बीच की हैं, ठीक है, हम बहुत सारा बात कर लेंगे, कई शो हो जाएंगे, बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट चलेगी, लेकिन अंततः जिस चीज के लिए सारी बात है वो ये है कि चुनाव जीतेगा कौन। क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? क्या दुविधा है इस वक्त कांग्रेस के लिए? चाहे किसी भी मोर्चे पे देख लें, चाहे हम उनकी कुछ चीजों के लिए प्रशंसा करें, चाहे हम उनको कुछ चीजों के लिए आईना दिखाएं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुविधा है क्या इस वक्त? देखिए विपिन जी, अभी ये तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना कि चुनाव में क्या दृश्य बनेगा। इट्स टू अर्ली टू से, मैं ये कहूंगा। लेकिन ये बात इस लिहाज से कह रहा था, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो तो जब तक नतीजे नहीं आते तब तक तो सही बात है, दावा नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव के पहले जो ग्राउंड पे दिखता है, जो तैयारियां दिखती हैं, जो रणनीति दिखती है, उस पर तो हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी जी, कि ये ठीक है कि वो तो आगे जाके पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो रणनीति की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव के पहले राम मंदिर सबसे बड़ा मसला है। अगर राम मंदिर चल गया तो फिर संपूर्ण इंडिया के लिए, यूनाइटेड जो अपोजिशन है, संयुक्त विपक्ष के लिए उसकी काट ढूंढना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उत्तर भारत में चल रहा है, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब कितना चल रहा है, क्योंकि देखिए 10 वर्ष का जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है
वो उसको तो डैमेज कंट्रोल के लिए तो राम मंदिर मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसका फायदा कितना होगा ये कहना मुश्किल है। तो दूसरी बात जो कांग्रेस की न्याय यात्रा की, जहां से आपने बात शुरू की थी कि कांग्रेस की न्याय यात्रा से नुकसान तो नहीं होगा, ये तो हम मानते हैं। लाभ उतना जितना वो अपेक्षित है वो उतना ले पाए या नहीं ले पाए। और जो लोग ये कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, मेरा ख्याल है कि अब चुनाव के ठीक पहले आप कोई भी यात्रा करिए, है तो राजनीतिक। 4 प्रदेश इस न्याय यात्रा में जो बड़े प्रदेश हैं, जिनमें अपोजिशन का मतलब जो इंडिया के गठबंधन के सहयोगी हैं, उसमें उनका बड़ा रोल है। जैसे बिहार, बंगाल है जहां पर 42 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश है जहां 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र है 48 हैं, बिहार है 40 है। तो अगर न्याय यात्रा के दरमियान जो इलाके इसमें पड़ रहे हैं, अगर जो उनके घटक दल हैं उनका साथ लेते हुए ये आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि एक संदेश जा सकता है। और दूसरी बात, कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि शायद अब चूंकि यात्रा का लंबा रूट है, 6200 किलोमीटर है, 85 जिले हैं, अब मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य और भी हैं जहां पर मुझे लगता है कि अगर वो इलाके से थोड़ा सा, जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने ग्वालियर चंबल का इलाका चुना है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला इलाका है, और या चंबल वाला जो इलाका है, अगर वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहीं से निकल रहे हैं, तो अगर वो रीवा वाला जो इलाका लेते तो शायद उनको ज्यादा फायदा होता। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि इस न्याय यात्रा, क्योंकि जब ये न्याय यात्रा 62 दिन में 67 दिन में खत्म होगी, तब फिर एक तरह से चुनाव प्रचार एकदम चरम पर शुरू, एक तरह से आगाज हो जाएगा उसका और शुरुआत हो जाएगी। तो इस यात्रा का लाभ कितना वोटों में तब्दील होगा ये अभी देखना होगा। लेकिन कुछ मुद्दे तो निश्चित रूप से संयुक्त प्रतिपक्ष के रूप से ये न्याय यात्रा उन सारे राज्यों में, 10 एक राज्य जहां से भी निकल रही है ये, तो उन राज्यों में कुछ तो संदेश देगी। तो अब ये है कि अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने मुद्दों का नतीजा आने वाले दिन जो है बड़े दिलचस्प होंगे ये देखने के लिए कि न्याय यात्रा कितना लोगों से जुड़ पाती है। जी जी, तो ठीक है, न्याय यात्रा का भी एक अपना पूरा मसला, उस पर आते। संजय कुमार साहब, एक बार मैं फिर से लौट के थोड़ा सा राम मंदिर वाले मुद्दे पर आता हूं। कारण उसका ये है कि अगर कांग्रेस ये कह रही है या उसका शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हम इनॉग्रेशन में नहीं आएंगे, हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली इसके पीछे गणित है। अब वो गणित क्या, ये गणित है कि उत्तर में उनको लग रहा है, जो अभी की स्थिति है, 3 राज्य हारे हैं रिसेंटली में, कि कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आपने इसका समर्थन भी किया, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का अपना चेहरा दिखाया, तो भी कुछ खास फायदा नहीं होगा। लेकिन इसका विरोध करके हो सकता है कि दक्षिण, जहां उम्मीद ज्यादा है, आपने कर्नाटक निकाला, हाल में तेलंगाना निकाला, और नीचे जहां बीजेपी की उतनी पकड़ नहीं है, कम से कम वहां आप कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। क्या सीटों के लिहाज से, क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से यही थॉट प्रोसेस रही होगी? विपुल जी, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक है। ऐसी ही सोच हो रही होगी जब इस पर मंथन हुआ होगा। देखिए, अगर 2 ही स्थिति है, कांग्रेस जाए, इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करे, या ना जाए, और उन्होंने इसका डिसीजन ले लिया। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता वहां चले जाते तो क्या इसकी संभावना कितनी थी कि ऐसे लोग जो हिंदुत्व की पूरी भावना से बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उनका वोट बटकर या बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ आता, क्योंकि कांग्रेस भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम भी हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं। इसकी संभावना बहुत कम थी, क्योंकि वोटर अगर इस आधार पर देखें तो इस कदर बटे हुए हैं कि जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं इस भावना पर कि मंदिर निर्माण उनको सब श्रेय दिया जा रहा है, उनके वोट को तोड़ पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं था, चाहे कांग्रेस के सारे नेता भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये दुविधा रही होगी। इसी के लिए मुझे लगता है कांग्रेस ने जो निर्णय लिया, मेरे हिसाब से ठीक ही निर्णय है। वैसे कोई भी निर्णय लेना बहुत आसान नहीं रहा होगा कांग्रेस के लिए कि भाई हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस बात को आप कैसे जनता के बीच ले जाते हैं। अगर आप जनता के बीच में ले जाके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आधा अधूरा है, तो इसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। आधा अधूरा मंदिर है, इसी के लिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, शंकराचार्य नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, इसी के लिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये बात ज्यादा जनता के बीच में ठीक से उतरेगी नहीं। शायद कहने की जरूरत यह है
कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो कैसे ये पूरा मुद्दा एक पार्टी के द्वारा हाईजैक्ड है। कुल मिला के जो आपका प्रश्न था उससे मैं यही कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से स्टैंड कुछ ठीक ठीक ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ज्यादा विकल्प थे नहीं। इसी विकल्प से उन्हें कुछ गेन होने की संभावना दिखाई पड़ती है, जिसका निर्णय उन्होंने लिया है। जी, प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे? ये मैं जो संजय जी ने बात कही उसको अगर एक शब्द में बोलूं तो फिर वही घूम के आता है, दुविधा कि ये अब आपको क्लैरिटी नहीं है। जैसे उन्होंने एक चीज उठाई कि माना कि आप उसका विरोध भी कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, लेकिन कैसे कि भाई शंकराचार्य आधा अधूरा, तो क्या वो मैसेज कन्वे होगा, क्या वो बात कन्वे होगी? विपिन जी, जो निमंत्रण भेजा गया कांग्रेस के पास, तो ये इस दुविधा को पैदा करने के लिए ही निमंत्रण भेजा गया। देश में बहुत सारे पंजीकृत और गैर पंजीकृत पार्टियां हैं, सभी को तो निमंत्रण भेजा भी नहीं गया। तो क्या ये निमंत्रण भी अपने आप में सवाल है कि सिलेक्टिव ढंग से कुछ एक पार्टियों को जानबूझ करके भेजा गया कि उनके पास दुविधा पैदा हो, तो इसकी राजनीतिक मंसूबा तो इसमें छिपा हुआ है। अब कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है उसमें उन्होंने किसी को मना नहीं किया है कि कोई इस समारोह में जाए या ना जाए, लेकिन उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यह है कि 22 जनवरी के दिन जब समारोह होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। इसलिए जो बातें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता गए अयोध्या, या जो लोग कह रहे हैं कि जाएंगे, वो दरअसल खेमेबंदी नहीं है और न ही अपनी पार्टी के रुख के खिलाफ है। मुझे लगता है कि पार्टी का रुख से टकराव यहाँ या तकरार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। माना जा सकता है इस बात को कि ये डिसाइड किया गया हो। बिल्कुल, ये तो बात मैंने शुरू में भी की कि ये सोचा समझाओ। जी जी, तो निश्चित रूप से तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण राम मंदिर का जो आयोजन है, इसमें कांग्रेस को बताना पड़ेगा, ढंग से जाना पड़ेगा। और संजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, उन सारे पॉइंट्स को। अब जैसे एक नया बिंदु जो आया कि जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो जगह नहीं है, वो बाबरी मस्जिद वाली जगह नहीं है, तो फिर बाबरी मस्जिद ढहाई क्यों गई? उससे दूर मंदिर की प्राण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। तो इस बात को जब जनता के सामने बताया जाएगा कि देखो ये छद्म है या धोखा है, या शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं कि विधि विधान के साथ नहीं हो रहा है, या फिर शुभ मुहूर्त का सवाल है, या फिर चुनाव से पहले इसको अधूरे मंदिर का को लोकार्पण करने का सवाल है, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस अगर जाती है और ये बात समझाती है कि बीजेपी को दरअसल 80 के आखिरी दशक में उसने इस मुद्दे को पकड़ा, और उससे पहले तो कभी भाजपा जनसंघ या जो भी रहा उनको कभी राम मंदिर से मतलब नहीं था, न किसी किस्म से औपचारिक रूप से वो इस आंदोलन से जुड़े थे। तो जब उनकी पार्टी 2 सांसदों में सिमट गई थी, उसके बाद उनको राम मंदिर की जरूरत पड़ी थी। आज एक बार फिर चुनाव से पहले उनको मंदिर की जरूरत पड़ रही है। ये बातें समझानी पड़ेगी, और यही लड़ाई है कि जनता के बीच जाना, और हमें लगता है कि जनता के बीच कांग्रेस उतरने को प्राथमिकता दे रही है। तो इस तरीके से लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। जी जी, तो खैर अब ये सवाल कांग्रेस के पास यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन शायद हाँ जी, ठीक है। तो महिमा जी ये बताइए, अब सारे पैनलिस्ट की बात आपने एक एक करके सुनी, जिसमें से आखिरी 2-3 जो बातें हैं उसमें ये बात निकल के, या बिल्कुल सारे ही लोगों की बात ये निकल कर आ रही है कि ठीक है, आपकी एक सोच हो सकती है, आपका एक स्टैंड हो सकता है, लेकिन उस स्टैंड को क्या आप अपने जो वोटर्स हैं या जो जनता है उस तक आप सही तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं? आपने भी शुरू में मुद्दों की बात कही थी। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, एक दोहा है बड़ा प्रचलित कि माला फेरत जग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जैसे आधी अधूरी माला से माला नहीं जपी जा सकती, ऐसे आधे अधूरे मंदिर से के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये बात तो हो गई। आप पूछ रहे हैं क्या जनता तक ये बात पहुंचाई जा सकती है? जनता को तो ये बात
मालूम है जनता देख रही है, जनता अपने शंकराचार्यों को भी सुन रही है, जनता ये भी देख रही है कि आज किस प्रकार से जो हिंदू धर्म के जो शीर्ष पर बैठे हुए धर्माचार्य हैं, उनका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। और कुछ मुद्दे आपने राम मंदिर के गणित की बात को जब सभी के साथ यहाँ पर मैं कहूंगी उस पर विचार विमर्श किया, तो कुछ बिंदु जो मुझे याद आए, जो पवन खेड़ा जी ने बड़े अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को अपने धर्म का बिचौलिया बनने क्यों दूं, मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई क्यों आए, मेरी मर्जी, मैं जब चाहूंगा तब मैं जाऊंगा। या ये हर एक भारतीय के मन की बात है कि किसी के आमंत्रित करने से मंदिर में नहीं जाया जाता, कम से कम किसी व्यक्ति के आमंत्रित करने से तो नहीं जाया जाता। कौन सा पंचांग देख करके इस तिथि का चयन किया गया, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिलता। तो जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो यही समझ में आता है, और आपके पैनलिस्ट की बात सुन के भी यही समझ में आता है कि एक जो केंद्र बिंदु है वो है चुनाव, जिसको देख करके इसका चयन किया गया है और इस तिथि का चयन करवाया गया है। हजारों वर्षों पुराने मंदिरों को तोड़ा गया है इस मंदिर का निर्माण करने के लिए। अभी लोकेशन की बात किन्हीं महोदय ने की, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था, शायद प्रेम जी ने की थी। तो वो जो लोकेशन की बात है, वो जो स्थान की बात है, सीता की रसोई को तोड़ दिया गया, जो हजारों वर्ष मंदिर हैं उन्हें तोड़ दिया गया, कुछ कुओं को भी आघात पहुंचाया गया। राष्ट्रपति महोदया, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आ रही हैं, कांग्रेस नहीं आ रही, ये मुद्दा है। शंकराचार्य के साथ कैसा सलूक हो रहा है वो एक मुद्दा है। ये क्यों हर भारतीय को ना दिखाई दे कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली नागरिक जो है भारत की, द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको बहुत ये कहकर के भाजपा ने एक राजनीतिक लाइमलाइट लेने की कोशिश की कि हमने पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया है, उस ऑफिस में बिठाया, लेकिन आपने ना संसद के उद्घाटन पे उनको आमंत्रित किया, दो बार संसद का उद्घाटन कर लिया इसी प्रकार से। पहले अधूरे संसद का उद्घाटन कर लिया, फिर पूरा होने के बाद उद्घाटन कर लिया, ना पहले बुलाया ना बाद में बुलाया। आज आप इतना बड़ा एक इवेंट बना रहे हैं, ना विश्व हिंदू परिषद को, ना भाजपा को, ना आरएसएस को ये ख्याल आया कि हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है उन्हें बुलाया जाए। न सिर्फ ये ख्याल नहीं आया, ये उनके विचारों के विरुद्ध है, क्योंकि अंबेडकर जिस ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात करते थे, हमें ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं भाजपा की और आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की मानसिकता में वो दिखाई देता है। तो इन्हीं संवाद से मुद्दों का, जनता के मुद्दों का निवारण किया जाएगा विपिन जी, वो करने के लिए हमारे नेता निकल तो क्या जो आपकी यात्रा है, ठीक है, आपने सारी बातें रखी, तो क्या आपकी जो यात्रा है, न्याय यात्रा, वो इन्हीं सारे मुद्दों को देश की जनता के बीच उठाएगी? देखिए, जयराम रमेश जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये चुनावी मात्र यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। इसी तरह पवन खेड़ा जी ने कहा है कि संवाद करने के लिए यात्रा है। ये जो यात्रा है, जैसा कल राहुल गांधी जी ने कहा, मन की बात करने के लिए नहीं है, जनता की बात सुनने के लिए है। बिल्कुल, मणिपुर जल रहा हो या किसी और प्रदेश के अंदर महिलाओं पर यातनाएं हो रही हो, 2013 के बाद से बढ़ चुका 48% बढ़ चुका जो शोषण है आदिवासियों का वो हो, युवाओं की आत्महत्याएं हो, किसानों की आत्महत्याएं हो, आज 4 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया बेरोजगारी का स्तर हो, या 3 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया महंगाई का दर हो, या फिर जो अग्निवीर के नाम में जो छलावा किया जा रहा है इस देश के युवाओं के साथ, वो हो, कोई भी मुद्दा हो, वो हर मुद्दा जैसे पिछली यात्रा में लोग लेकर सामने आए थे। और उसके बाद हमने देखा कर्नाटक के अंदर हमने एक बहुत बड़ी जीत को हासिल किया। जब आप लोग चुनावों पर चर्चा करते हैं तो ये याद रखना होगा कि हमने 10 लाख वोट ज्यादा हासिल किए हाल के चुनाव में भी। माना कि हम 4 प्रदेशों में हम नहीं विजयी हो पाए, कहीं ना कहीं हमसे कोई तो चूक हुई होगी निश्चित तौर पर, जो हम नहीं उस विजय को हासिल कर पाए, लेकिन तेलंगाना में हमने अपनी खोई हुई जमीन को पाया। वो इसी बात का नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी थी। तो मैं थोड़ा अन्य मेहमानों को भी इसमें शामिल करता हूं। जी महिमा जी, अन्य मेहमानों को भी शामिल करता हूं, क्योंकि आपने कहा कि उस यात्रा के जरिए आपने अपना संदेश पहुंचाया, फिर उससे आपने कर्नाटक में लोगों को कन्विंस किया, तेलंगाना के नतीजे भी आप उसके नाम कर रहे हैं। हालांकि ये भी है कि उसी दौरान आपने 3 राज्यों में भी हार का सामना किया। रामकृपाल जी, अब देखिए, अभी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो पूरे जहां जहां से गुजरेगी 14 राज्य हैं और 355 लोकसभा सीटें यहां पर हैं।
129 सीटों पे 2019 का ये फिगर है, सीधा मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन वहां पर सिर्फ 7 सीटों पर ही कांग्रेस को सफलता मिल पाई थी। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से समीकरण कुछ बदलेगा? देखिए विपिन जी, मैं कुछ चीजें बिल्कुल बिंदुवार केवल आपके सामने तथ्य रखूंगा। पहली बात तो यह है, महिमा जी बहुत अच्छा बोलती हैं और निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी लाइन से बधी हुई हैं और उनको करना भी चाहिए अपनी पार्टी का। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं एक ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस के विरोध में हूं, कोई बात, लेकिन मैं शुरू से ही एक चीज यही बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, उसे अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और कम से कम देखिए, राजनीति जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का मीडियम नहीं है। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो बहुत साफ साफ बात कीजिए, तुलसीदास की चौपाई की तरह, जो आम आदमी को समझ में आए। एब्स्ट्रैक्ट में कि हम भारत को जानने के लिए निकल रहे हैं, संविधान पर बड़ा संकट आ गया, देखिए ये सब जनता की बातें नहीं। जो अभी आपने एक बात कही, द्रौपदी मुर्मू, याद कीजिए संसद का जब जिस दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, विपक्ष की तरफ से इसको ताबूत कहा गया था और कांग्रेस चुप रही थी। याद कीजिएगा, एक आप ही के एक अलायंस ने, इंडिया अलायंस के एक बड़े पार्टनर ने इसको ताबूत कहा था और इस बात पर पूरे देश में बहस हुई थी कि द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान हो रहा है। उसके बाद आप इतने चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपने ये बात कही, मैं खुद कहता हूं, हो सकता है आपकी बात बिल्कुल दम रहा हो, लेकिन जनता ने, आपने 3 हथियार 2024 के लिए तैयार किए थे, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस, जातीय जनगणना, तीनों को आपने आजमा लिया अभी इसी विधानसभा चुनाव में 2023 में ही। तीनों गुब्बारे फुस हो गए। मुझे समझ में नहीं आता कि जो हथियार आपका बार बार खत्म हो रहा है। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने कहा नोटबंदी जो है वो रेफरेंडम है, आप बुरी तरह हार गए, जनता की अदालत में भी हार गए, कोर्ट में भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं सही था। तो सवाल मेरा उठता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते निगेटिव नैरेटिव पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। इंदिरा गांधी को अकेले हटा दिया था कांग्रेस ने, पूरी पार्टी ने मिलकर के, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने अकेले निकली थी कमला पत्र पार्टी को लेकर के, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पर कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने नया नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति। हमेशा एक पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव दिया जाता है। आप 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुझे बताइए कि भावी भारत की क्या तस्वीर है कांग्रेस की, यहाँ की समस्याओं के लिए क्या है? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को, मोदी को हटा देंगे, मान लीजिए मोदी को हटा दीजिएगा, सवाल किस बात का है? मैं एक बात खाली आखिरी कह के चुप रहूंगा, ये देश याद रख लीजिए, अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति, चाहे वो राहुल गांधी आए, तब तो कांग्रेस, तब इस देश की जनता एक बार सोच सकती है, वरना वो किसी चौधरी चरण, किसी देवगौड़ा, किसी बीपी सिंह, किसी आई के गुजराल के लिए वोट नहीं देगी। इसलिए कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा, अगर कांग्रेस की छतरी के नीचे कोई विकल्प बनता है तो इस देश की जनता एक बार सोच सकती है, वरना अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की बैसाखी बनेगी तो माफ कीजिएगा, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, मई में हम नतीजे देखेंगे। महिमा जी, क्विक रिप्लाई। बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं नेगेटिव नैरेटिव है, आपकी बात का मैं सम्मान करती हूँ क्योंकि कांग्रेस के अंदर बड़ा लोकतांत्रिक माहौल है और हम सभी उन्हीं वैल्यूज के ऊपर चलते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, आपके जो सुझाव हैं वो बिल्कुल सम्मानित हैं, लेकिन उसके साथ ही रामकृपाल जी, क्या आज रोजगार का मुद्दा नहीं है? क्या आज देश भर में हिंसा का मुद्दा नहीं है? क्या आज महंगाई का मुद्दा नहीं है? क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के मौन का मुद्दा नहीं है? क्या 146 सांसदों को जब ऐतिहासिक तौर पर रिकॉर्ड बनाकर के एक हफ्ते के अंदर निलंबित किया जाता है संसद से और विश्व भर में वो एक मुद्दा बनता है, तो क्या वो एक मुद्दा नहीं है? क्या आज इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक परिस्थिति नहीं है कि जिसके लिए आवाज भी एक ऐतिहासिक तरीके से उठाई जाएगी? जब हालात ही नेगेटिव हैं
तो आप ये बताइए कि जो नैरेटिव दिया जाए वो आज मैं समझती हूँ कि जैसे भाजपा ने जब इंडिया शाइनिंग का नैरेटिव दिया था 2004 में और वो 2000 उसके बाद हम लोग आ गए थे, वो एक पॉजिटिव नैरेटिव दे रहे थे, लेकिन बावजूद उसके वो हारे क्योंकि उनके जो कारनामे थे वो विश्व भर के सामने थे, देश भर के सामने थे। आज भी जो हालात हैं 146 सांसद जब निलंबित होते हैं तो भले ही हमने कुछ ना कहा हो जब ताबूत कहा गया था, लेकिन आज जब 146 सांसद निलंबित हुए तब किस किस ने क्या क्या कहा उसको भी देखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड को यहाँ से एक अगले गियर में डालता हूँ, फटाफट कुछ सवाल लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा हम बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं लेकिन मुद्दे की तरफ थोड़ा कम जा पा रहे हैं। राजेश बादल साहब, अगर मैं सीट शेयरिंग की बात करूँ क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, उसके बिना कुछ होगा नहीं। 4 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक कोई फॉर्मूला निकला नहीं है, अभी तक कोई सहमति बनती दिख नहीं रही है। जितनी खबरें आती जाती हैं, चाहे आप पंजाब की बात कर लें, चाहे आप दिल्ली की बात कर लें, चाहे बंगाल की बात कर लें, कांग्रेस की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है और शायद उतना दूसरे दल देने को तैयार नहीं। सवाल ये भी आएगा कि जहां कांग्रेस मजबूत है क्या वो बाकी को उतना देगी। पर कुल मिला के आज की स्थिति यह है कि चुनाव सिर पर है लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्थिति क्लियर नहीं है। ऊपर से दिक्कत यह कि मिलिंद देवड़ा जैसे जो एक पुराने नेता हैं, जो चेहरा थे पार्टी के, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जी देखिए, ये बात आपका कहना सही है कि सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस को ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों हम ये समझें कि मुश्किल आ रही है। इस मामले में सहयोगी और घटक दलों को भी तो विचार करना पड़ेगा कि सीट शेयरिंग पर एक फॉर्मूले पर वो सहमत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा हमेशा से कहना ये होता है कि देखिए, पहले आपको एक कॉमन मिनिमम, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा जो वैचारिक आधार पर होगा। और बहुत सीटों पर मुझे नहीं लगता कि देखिए बंगाल में ममता बनर्जी कितना समझौता करेंगी, या महाराष्ट्र में या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कितना देंगे। तो कुछ चीजों पर तो ये बिंदु पर बहस या विवाद तो बना रहेगा। बहुत बड़ा मैं तो ये मानता हूं कि राजेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो थोड़ी प्रोएक्टिवनेस दिखनी चाहिए? वो बना रहेगा तो समय तो निकल रहा है हाथ से और आपके सामने मुकाबले में कौन है वो भी देखना है, जहां प्लानिंग कितनी एडवांस में चलती है। अब मैंने कहा ना कि मैं बहुत आशावान चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए मैं बहुत नहीं हूं, लेकिन चुनाव के बाद जो गठबंधन होगा शायद उसमें कुछ उनकी उम्मीदें हों तो हों। लेकिन फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल भी हाथ नहीं धरने देंगी, ये आप जान लीजिए। बहुत आसान नहीं है। अखिलेश यादव अपने रवैये पर पुनर्विचार करने को कितनी सीटें देंगे वो। तो ऐसे इन दोनों प्रदेशों में तो कांग्रेस को अपने दम पर काम करना ही होगा। और दूसरी चीज जो है, चूंकि अब हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आदरणीय रामकृपाल जी ने ये बात कही थी कि किसी देवेगौड़ा के लिए, इंदर कुमार गुजराल के लिए तो ये देश नहीं खाली करने वाला है। लेकिन देखिए कि नरसिंह राव का नाम कहीं नहीं कहीं था क्या? नहीं था। लेकिन आर्थिक और वित्तीय मोर्चे पर नरसिंह राव ने जो काम किया 5 वर्षों का, वो देश जान देख रहा है। 10 साल तक मनमोहन सिंह ने जो काम किया, मनमोहन सिंह का तो नाम कहीं नहीं था। तो ये देश जब समझता है कि क्या आवश्यक है, तब मुझे लगता है कि ये बेहतर, एक मतदाता अपने आप में फैसला करता है। इस देश में लोकतांत्रिक परंपरा बेहतर वही है कि पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष भी एक समानुपाती आकार में हो। बहुत निर्बल और कमजोर प्रतिपक्ष भारत में हम नहीं चाहते। ठीक है संजय जी, अब इसी सीट वाली चीज पे मैं बात करना चाहता हूं। मैं दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा। मौजूदा स्थिति से तो आप वाकिफ हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं थोड़े न्याय यात्रा को भी इसमें जोड़ देता हूं कि 14 राज्यों में से 6 राज्यों में यात्रा के बाद कांग्रेस को 30% से ज्यादा वोट मिले थे। तो क्या ये वोट परसेंटेज यहां 24 में भी दिखाई देगा, क्योंकि यात्रा तो फिर निकल रही है और अभी की जो मौजूदा स्थिति है जिसमें हमारे पास कोई पिक्चर क्लियर नहीं है कि किसको कितनी सीटें, कौन कहां से क्या लड़ेगा, तो अगर वो ये परसेंटेज हम देखें भी तो क्या इसके होने का कोई फायदा नजर आएगा या इस पर कोई सहमति जताएगा? आपने जो आंकड़े पेश किए कि 14 राज्यों में से 6 राज्यों में कांग्रेस को 30% से ज्यादा वोट मिले, उसमें कर्नाटक भी होगा, तेलंगाना भी है, हिमाचल भी है, 3 राज्य हैं, 1-2-3 राज्य और भी होंगे। सीधा सीधा संबंध स्टैब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस की जो इन 3 राज्यों में जीत हुई है उसमें भारत जोड़ो यात्रा की अहम भूमिका है। कम से कम मैं ऐसा नहीं करता।
और इसकी वजह बहुत साफ है। इन राज्यों में सर्वेक्षणों के दौरान हमने सवाल पूछा था, लोग ये कहते थे कि हाँ यात्रा अच्छी थी, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने अपना वोट दिया, ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग मिले। तो कम से कम अपने आंकड़ों के नजरिए से तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि यात्रा का समर्थन, मतलब यात्रा एक अच्छी चीज थी, अच्छा किया राहुल गांधी ने यात्रा की, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को देने का मन बनाया था और शिफ्ट कर दिया कांग्रेस की तरफ, ऐसा देखने को नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि जो यात्रा हो रही है, जो भी 67 दिन की यात्रा है, 6000 से ज्यादा लंबी दूरी तय करेंगे राहुल गांधी, इससे कांग्रेस के कोई जनाधार पर बहुत असर पड़ेगा पॉजिटिव तरीके से, ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा नहीं है कि जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे पहले, अब उनमें बहुत उत्साह होगा इस यात्रा को देख के, राहुल गांधी से मिलके, और वो लोग अपना वोट शिफ्ट कर देंगे कांग्रेस की तरफ। मुझे इससे कोई इलेक्टोरल गेन कांग्रेस के लिए बहुत दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे इस पर? और दूसरा सवाल मैं साथ में आपके पास जोड़ के ये आता हूं कि हेलो, हाँ जी, दूसरा सवाल ये जोड़ के आता हूं कि जो जिस सीट शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें जितनी देर लग रही है ना, उतना ही जिसको कहते हैं कि थोड़ा अंदर से धैर्य छूट रहा है। मिलिंद देवड़ा वाला जो मामला है वो उसका साफ उदाहरण है कि उद्धव ग्रुप ने वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे साउथ बॉम्बे की, वो मिलिंद को साफ दिखा और उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। बड़ा नुकसान है। जी विवेक जी, देखिए सीट शेयरिंग तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, उम्मीदवार जितने जल्दी घोषित कर दिए जाए उतना उसका फायदा है। लेकिन ये चीजें होना एक मुश्किल काम भी है। तो उस हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो जा रहा है, क्योंकि अब प्रतिद्वंदी जो एनडीए है वो भी सीट शेयरिंग उनके बीच भी नहीं है। बिहार जैसे इलाकों में छोटे छोटे पासवान के 2 ग्रुप हैं, कौन कहां से लड़ेगा आज तक क्लियर नहीं है। और हम जानते हैं ना, वो सीट शेयरिंग और इस सीट शेयरिंग में अंतर है, वो इतनी जटिल नहीं है जितनी ये है। ठीक है, जटिल नहीं है, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं कि टाइम कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि समय बीत गया है या समय चूक गया है। प्रक्रिया तो चल ही रही है, वो प्रक्रिया मुकम्मल नहीं हो रही है। ये गठबंधन के लिए चिंता की बात है, वो जरूर है, तो कितनी जल्दी वो मुकम्मल हो। तो ये सीट शेयरिंग का है, और इसमें जाहिर बात है बीच में बीएसपी के भी आने की चर्चा चल रही थी। बीएसपी ने आज कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, तो वो भी एक फैक्टर रहा है। अगर कोई नया साथी मिल जाता है तो पूरा गठबंधन में सीट शेयरिंग जो है अलग किस्म से विचार होने लग जाता है। तो ये भी चीजें हैं, इस वजह से भी देरी होती है। तो ये बातें हैं, मगर जिस तरीके से हम अब एक बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, रामकृपाल साहब कह रहे थे कि जब वो कह रहे थे कि देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल जैसे को अब जनता नहीं मौका देगी, तो उनका मतलब शायद ये था कि कोई अल्पमत वाली सरकार, कोई गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार जनता नहीं चाहती है, शायद वो कह रहे थे। तो लेकिन खिचड़ी सरकार जो है दरअसल एक सोच है देश में। आप मायावती जी को देखिए, वो खिचड़ी सरकार ही चाहती, वो कहती है कि हमें खिचड़ी सरकार ही जो है देश की जनता के हक में होता है। और पहले एनडीए भी है, वो भी खिचड़ी सरकार है। अलग बात है कि बीजेपी ताकतवर है, खिचड़ी सरकार का युग तो 77 के बाद में आया है, और ये सच्चाई है। आज एक पार्टी का सिस्टम आज नहीं है, राजनीति एनडीए और इंडिया गठबंधन के तौर पर है। इसलिए ये बात जो है एक पार्टी जो सबसे प्रमुख होती है उसके हक में जाती है कि खिचड़ी सरकार नहीं, एक पार्टी की सरकार हो। कभी कांग्रेस के हक में था, आज बीजेपी के हक में है ये, लेकिन जनता के हक में खिचड़ी सरकार होती है, ऐसा मानने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। तो सियासत भी उसी का नाम है, इंडिया गठबंधन भी उसी एक्सटेंशन के तहत है कि खिचड़ी सरकार देश के लिए आवश्यक है, जरूरी है, इसीलिए इंडिया गठबंधन है। अदरवाइज वो आप जैसी सलाह दे रहे थे रामकृपाल जी की कांग्रेस को अपने दम पर अपने आप को खड़ा करना चाहिए और लड़ना चाहिए, तो उस रास्ते पे कांग्रेस चलती। लेकिन कांग्रेस भी मानती है, जब से सोनिया गांधी जी ने यूपीए का गठन किया था, उससे पहले कांग्रेस की सोच अलग थी, और यूपीए बनने के बाद कांग्रेस की सोच अलग हो गई। वो खिचड़ी सरकार के समर्थन में रही, वो राजनीति आज चल रही है। जी, तो वो ये भी तो है कि अगर आपके पास विकल्प नहीं रहेगा, क्षेत्रीय दल अपनी राजनीति को मजबूत करेंगे, तो फिर वो उसको मजबूरी माना जाए, क्योंकि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो चाहेगी कि उसका एक छत्र राज्य ना हो और वो 4 पार्टियों के साथ मिलके चले, जहां उसको बंदर बाट करनी पड़े, ये मंत्रालय उसके पास, वो मंत्रालय उसके पास। और हमने बहुत कुछ देखा है यूपीए 1 और 2 में भी। तो खैर, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा होगा कि
जी जी निश्चित चलिए रूप से हाँ जी। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 13 बिल्कुल दिन थी, की, बिल्कुल 13 थी। महीने की और सरकारें देखी, एनडीए की, यूपीए की है, और परिस्थिति बदलती है तो सोच बदलती है। आज तो बीजेपी हमने की उससे सोच बड़ी राजनीतिक अस्थिरता भी देखी, हमने उससे बड़ी राजनीतिक अस्थिरता भी देखी, जो कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल, और वो इसी से जुड़े कि क्या कांग्रेस के पास ये जो मौका है इसमें शने शने वक्त खत्म हो रहा है, क्या कुछ एक कॉन्क्रीट या जैसे दुविधा वाली स्थिति कहे ना, वहां से निकल के कांग्रेस को थोड़ा और फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो शायद फिर ये चुनाव भी निकलेगा और हम अगले चुनाव की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। इस और दुविधा में कांग्रेस था, आज आवाज अड्डा में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि इस समय जो मौजूदा वक्त है, मौजूदा मुद्दे हैं, जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है, उसमें कांग्रेस कहां खड़ी है 2024 के चुनाव के लिहाज से। तो चलिए अब अंतिम चरण में है, फिर थोड़ा क्विकली सबसे बातचीत करूंगा। महिमा जी एक बात बताइए, ये जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हाल फिलहाल में, जहां कांग्रेस की एक करारी शिकस्त ही कहूंगा, तो तब शुरुआत में तब ये बातें हो रही थी कि हाँ हम इस पर मंथन करेंगे, अब तो काफी वक्त निकल गया, अब तो अगला चुनाव आ रहा है, सिर पर है। क्या मंथन हुआ और क्या निकल कर आया, क्या आपने एनालिसिस किया कि क्यों हारी कांग्रेस इन 3 राज्यों में? मंथन तो जारी रहता ही है, सदैव जारी रहता है विपिन जी, और मंथन हुआ। मंथन को लेकर के जो सीख ली जा रही है उसको इम्प्लीमेंट भी ये किया जा रहा है, आप देख रहे हैं और देखते भी रहेंगे। जनता से जो संवाद की बात है, अभी थोड़ी देर पहले संजय जी बोल रहे थे कि आंकड़ों में ये नहीं मिलता, यही बात हमारे शीर्ष नेतृत्व से बार बार आ भी रही है कि ये चुनावी यात्रा नहीं है। शुरू से हम बोल रहे हैं ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये संवाद को लाने वाली यात्रा है। आज मणिपुर में संवाद करते हुए ये बात सामने आई कि मणिपुर के लोगों ने अलग अलग समुदायों के जो समूह मिले, उन्होंने ज्ञापन दिया कि हमें एक संवेदनशील सरकार चाहिए, हमें एक उत्तरदायी सरकार चाहिए, हमें एक जो है जिम्मेदार सरकार चाहिए। महिमा जी आप बार बार कह रहे हैं चुनावी यात्रा नहीं है, देखिए मतलब मुझे लगता नहीं कि इसको गुरेज करना ठीक है, आप संवाद करेंगे तो फिर इसको चुनाव के बाद ही रख लेते, क्योंकि अभी तो पार्टी का कितना संसाधन, कितना पैसा इस यात्रा में लग जाएगा, फिर वो चुनाव में पहले काम आता, फिर हो जाती यात्रा। ये जो वक्त है विपिन जी, एक भी दिन गंवाया नहीं जा सकता। अभी हाल में कुछ आंकड़े हमारे सामने आए थे जिसमें पता चला कि युवाओं ने कितनी आत्महत्याएं कर ली। नहीं वो हमेशा मुद्दे रहेंगे, पर मतलब मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि माना जाए कि चुनावी यात्रा, मतलब इसमें चुनावी विमर्श तो होगा, आप संवाद क्यों करेंगे जनता से, इसीलिए ना कि वो आपकी बात समझे और आपको वोट दे, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी हैं। मुझे लगता नहीं मतलब इसमें कुछ गलत है कहने में। हमने बार बार ये कहा कि मात्र चुनावी यात्रा नहीं है, इसको सिर्फ चुनावी यात्रा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की यात्रा, जैसे आपके किसी नेता ने कहा था। जी जी, पर मेरा वो थोड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था मैम, अगर आप उसका कुछ सही मतलब सीधा पिन पॉइंटेड उत्तर दे पाए कि क्या निकला मंथन में, कि कहां चूक हुई थी, क्या दिक्कत थी? देखिए अभी तो मात्र मैं समझती हूँ कि महीने से लगभग बस ऊपर का समय हुआ है, और आप जानते हैं कि ये जो चुनाव है ये बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया होती है। इस तरह से नहीं, मेरा सिर्फ इसलिए क्योंकि अगला चुनाव सिर पर है। एनीवेज ठीक है आगे कभी पूछ लेंगे, आगे पूछ लेंगे। तो संजय कुमार जी एक बात मुझे बताइए, अब मैं कुछ मुद्दों पे, क्योंकि मैम ने मुद्दे भी उठाए थे शुरू में, जाति जनगणना एक बड़ी चीज है, जो कि मुझे लगा कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां तो उसने काम किया नहीं, लेकिन क्या लोकसभा राष्ट्रीय स्तर पर ये जाति जनगणना का मुद्दा प्रभावी होगा, काम करेगा? विपिन जी आपने स्वयं ही इस बात का जिक्र किया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा विधानसभा के चुनाव में कारगर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में इस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस मुद्दे की बात करें, अगर पूछे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, तो तीनों राज्यों में जहां पर अभी कांग्रेस की हार हुई, नॉर्थ इंडिया के राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि हाँ गिनती होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। मुझे लगता है चूक कहां पर है इन मुद्दों पर, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि चूक इस बात पर है, लोगों को इस बात का आभास नहीं है कि इस जनगणना से फायदा क्या होगा, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो सर्किल पूरी करने की जरूरत है। पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए इस बात का जिक्र करना कि जातीयगत जनगणना के से जो आंकड़े आएंगे उसका आखिरकार आम लोगों के जिंदगी में उससे क्या फर्क पड़ सकता है, तभी ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन सकता है।
अगर ये सर्किल पूरा नहीं किया गया और सिर्फ इस बात का जिक्र होता रहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, तो जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में विफल रहा, 2024 के चुनाव में भी ये मुद्दा विफल रहेगा। जी रामकृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लगातार, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, समय रहेगा कुल 1 मिनट के आसपास। नहीं, मैं जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे मैं उनको ही स्पष्ट करना चाहता हूं। जब मैं देवगौड़ा या गुजराल जब नाम ले रहा था, मेरा सिंपल ये कहना है कि आजादी से लेकर के आज तक इस देश में केंद्र में 5 साल की सरकार तभी चल पाई है अगर उसका मुखिया कांग्रेस का रहा है या बीजेपी का रहा है। बाकी मोरारजी से लेकर के चंद्रशेखर तक 6 प्रधानमंत्री हुए हैं और 6.5 साल चले। तो मेरा यह कहना है कि आज जिस दौर में हम हैं वहां पॉलिसीज का एक कंटिन्यूएशन होता है। तो ऐसे में इस देश की जनता, जहां 60% लोग 40 साल से नीचे की आयु के हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी सरकार केंद्र में आए जो 2.5 साल, 6 महीने, 8 महीने में गिर जाए। तो मेरा बहुत साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई विकल्प देना है तो ऐसा कोई, वो कांग्रेस की छतरी के नीचे ही विकल्प संभव होगा, मैं ये कह रहा था। ठीक है राजेश जी, इस समय बिल्कुल ऐन चुनाव जब सिर पे हैं, क्या 1-2 मुद्दे हैं या क्या 1-2 चीजें हैं जो कांग्रेस को तुरंत करनी चाहिए? क्योंकि आपने लंबे समय से पार्टी को भी देखा, पूरे चुनावी माहौल को भी देखा, क्या लगता है आपको कि ये 1-2 चीजें तो तुरंत कोर्स करेक्शन में आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस को ये पहली बात तो समझना होगा कि नेतृत्व तो अंततः उसी के हाथ में आना है, चाहे वो पक्ष का नेतृत्व बने या प्रतिपक्ष का नेतृत्व बने। तो 14 करोड़ वोटों के ढेर पर बैठी पार्टी छोटी तो नहीं है, लेकिन अब उनको अंदरूनी तौर पर समझना पड़ेगा। मुझे लगता है मुद्दों की प्राथमिकता तय करने में अभी कांग्रेस से चूक हो रही है। जातीय जनगणना का कोई मुद्दा ना लोकसभा में, संजय जी की बात से सहमत हूं कि लोकसभा में नहीं चलेगा, ना ही इन राज्यों में चला है। इन राज्यों में पराजय के कारण दूसरे थे। मध्य प्रदेश में अलग उनका आंतरिक कलह थी, राजस्थान में आंतरिक कलह थी, छत्तीसगढ़ का अभी थोड़ा सा दुविधा में हूं, कई सारे फैक्टर हैं वहां पे, तो भी कहना मुश्किल है। लेकिन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि अगर कांग्रेस सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्रित रखती है तो 2 ही मुद्दे हैं जो इस देश में इस वक्त चल सकते हैं। जी प्रेम कुमार जी, मुद्दे समझ में आ गए, क्रियान्वयन कैसे? क्विकली देखिए, मैं तो फिर से कहूंगा कि जब तक ईवीएम का मुद्दा नहीं सॉल्यूशन होता है तब तक तो किस विश्लेषण की दिशा क्या है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का जवाब हो जाएगा। अगर आप बात करें, ठीक है, ईवीएम में तो अभी हम फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम सब इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं, क्योंकि नई नई बातें ईवीएम को लेकर सामने आ रही हैं। हम चौंक जा रहे हैं परिणामों से, चुनाव नहीं, ये फिर थोड़ा नहीं, अभी कांग्रेस का बताइए ना, कांग्रेस का बताइए। ईवीएम को 2 मिनट साइड में, कांग्रेस हो गया समय तो वैसे फिर भी चलिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है इंडिया गठबंधन को समेटने का। और जब वो समेट लेती है तो वैचारिक धरातल, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, वहां भी उसने वैचारिक आधार लिया है, तो वैचारिक धरातल पर से जुड़ती हुई कांग्रेस बढ़ रही है, इसलिए अधिकाधिक लोगों का समर्थन दिख रहा है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मायावती जैसी नेताओं को भी, उनकी पार्टी को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार बनाया जाए और देश की विभिन्न दूसरी पार्टियों को भी में भी इसका विस्तार हो। जी चलिए, ठीक है। तो कांग्रेस के लिए कई सारी चीजें हैं और मुझे उम्मीद है कि उसका भी आत्मंथन पीछे चल ही रहा होगा, जो 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव रहे, क्योंकि उसी की सीख लेकर कुछ आगे बढ़ेंगे। अपना उनका कोई समीकरण होगा, मुद्दों को उठाने की बातें हो रही हैं, सब कुछ है। लेकिन एक सवाल जो बार बार गूंजा कि मुद्दे हैं, लेकिन उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और जनता तक भी इस अंदाज में पहुंचाना कि वो वोट में कन्वर्ट हो। तो क्या ये किसी न्याय यात्रा से हो पाएगा, किस तरीके से होगा? और फिर पार्टी की जो आंतरिक चीज़ें हैं, कहीं सीटों का बंटवारा, कहीं पार्टी के किसी नेता का छोड़ना, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके जवाब कांग्रेस को जितना जल्दी मिल जाए उतना बेहतर उनके लिए होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।